हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहां पर आपको कुछ वीडियोस देखने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लेकर के आते हैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए भाई, आज हम देख लेते हैं अपने भौतिकी में जो विज्ञान का एक हिस्सा है उसमें गति के एक और पार्ट की, पार्ट 4। मतलब अब से पहले हमने गति में 3 पार्ट्स में अपने चैप्टर्स को देख चुके हैं और बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ याद रख चुके हैं। हम इसमें कवर करने वाले हैं पार्ट 4 में गति का ग्राफीय प्रदर्शन। ग्राफीय प्रदर्शन का क्या मतलब भाई? तो एक सिंपल सी बात है, हम चूंकि साइंस के विद्यार्थी हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, और हम क्या काम करते हैं भाई, हमारे पास कोई चीज अगर आता है तो हम सिर्फ उसको सीधे सीधे मान नहीं लेते कि आपने कहा और हमने मान लिया। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भैया आप प्रूफ दो। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है हम दे दे रहे प्रूफ। कौन कौन से भैया? तो हमने कहा भैया गणितीय प्रूफ दो और ग्राफीय दो, ज्यामितीय और गणितीय दोनों प्रूफ चाहिए। कारण क्या था मुझे? तो कारण कुछ इस प्रकार से था कि मुझे जब गणितीय प्रूफ दिया गया तो मुझे सिर्फ एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप बता दी गई, तो क्या उसके बीच में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ होगा क्या? तो हमने कहा हुआ होगा, हर समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो वो कौन बताएगा? वो जो काम चल रहा है, जो एक्टिविटी चल रही है वो कंटिन्यूअस थी या उसके अंदर ब्रेक आ रहा था, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? तो भाई इसके लिए जरूरत पड़ जाती है ग्राफ की। ग्राफ से हमको पता चल जाता है कि ये चीज लगातार चल रही थी, ये प्रोसेस, कि रुक रुक के चल रही थी प्रोसेस, कब तेज हो गई प्रोसेस, कब धीमी हो गई प्रोसेस, किस रेट से धीमी हुई, किस रेट से तेज हो गई, क्या ये एक समान चल रही है, असमान चल रही है, क्या चीजें, सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है मुझे ग्राफ से, जो कि देखना आसान होता है भाई, सिर्फ देख करके हमको पता चल जाता है कि किस तरीके से चल रही है। जबकि गणितीय में क्या था भाई, हल करना पड़ता है, कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेशंस के बाद आपको पता चल पाता है कि भैया क्या हो रहा है। जैसे हम बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले अपने ग्राफीय प्रदर्शन में कि ये ग्राफ होता क्या, मतलब किस प्रकार से हम बनाते हैं, क्या बनाना चाहते हैं हम ग्राफ के अंदर, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे इसमें। तो देखिए, ग्राफ के लिए एक छोटी सी बात मैं डिस्कस करता हूं। आपने इस तरीके की कॉपीज के पीछे जो प्रैक्टिकल कॉपीज आती हैं या ग्राफ पेपर अलग से आता है वो देखा होगा भाई, इस तरीके का बना होता है ना, ऐसे ब्लॉक्स 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 छोटे छोटे से बने होते हैं, जिसमें हम इन ब्लॉक्स की काउंटिंग करके, इस ब्लॉक्स की कुछ नंबरिंग्स करके हम कुछ आकलन, कुछ कैलकुलेशंस यहां पे पुटअप करते हैं। किस प्रकार से करते हैं तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ग्राफ प्लॉट करते समय हम सबसे फर्स्ट ऐसे 2 लाइनें ड्रॉ कर देते हैं प्लस जैसा, जिसमें हम कहते हैं कि ये जो बिल्कुल बीचों बीच में है ये हमारा हो जाता है भाई ओरिजिन, केंद्र बिंदु, मूल बिंदु हो जाती है हमारी ये बीचों बीच। अब यहां से अगर दाहिने तरफ में बढ़ता हूं तो मैं इसको कह देता हूं पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं हम एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। उसी प्रकार अगर मैं इधर की तरफ बढ़ता हूं तो इसको मैं कह देता हूं क्या? नेगेटिव ऑफ एक्स अक्ष। मतलब इस 0 से दाहिने बढ़ूंगा तो सब पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए ये 2 कह लेता हूं, यहां पे 4, यहां पे 6, यहां पर 8, ये मैंने बराबर बराबर अंतराल ले रखे हैं कि यहां से यहां तक की दूरी 2 है तो यहां से यहां तक की दूरी 4, यहां से 6, यहां 8, ये सब प्लस में। अगर मैं इधर की तरफ लिखूं तो मैं इधर लिखता हूं -2, -4, -6, उसी प्रकार से -8। मतलब जब इससे बाएं तरफ बढ़ूंगा तो नेगेटिव, दाहिने तरफ बढ़ रहा हूं तो पॉजिटिव। ठीक उसी प्रकार अगर इस 0 से ऊपर की ओर बढ़ूंगा तो ये 2, 4, 6, 8 ये पॉजिटिव। अगर मैं इससे नीचे बढ़ता हूं तो ये -2, -4, -6, -8, अर्थात ये प्लस का y एक्सिस और ये माइनस का y एक्सिस। मतलब इसको हम अक्ष कहते हैं। अक्ष मतलब वो रेफरेंस लाइन। ये एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर, जिसके नीचे, जिसके दाएं, जिसके बाएं कहीं भी बढ़ेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी और उन्हीं वैल्यूज की कैलकुलेशन,
उन्हीं वैल्यूज के आधार पर होने वाले परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम इस ग्राफ को बनाते हैं। तो होता क्या है, जरा हम उसकी बात कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा ये कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या चीजें चल रही है, ये क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें तो ग्राफ आता है ना वो सिंपल सा, तो इसमें इतनी क्यों मेहनत करें भाई। इसमें इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये कंसेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बहुत आसान है ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ही जब से सबसे शुरू वाली चीजें दिक्कत कर जाती है ना, तो बाद में दिक्कत होती रहती है। मतलब हमारे पास जब बेसिक्स नहीं होते ना, तो हमें हमेशा ही दिक्कत होती है। ग्राफ तो हमने देखा है, ग्राफ हमने बनाया है, ग्राफ हमने ड्रॉ किया भाई, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि वो क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। तो यही चीज सिखा रहा हूं मैं आपको कि ये जो एक्स अक्ष जो इधर दिख रहा है पॉजिटिव साइड में, इधर दिख रहा है एक्स अक्ष नेगेटिव साइड में, वाई अक्ष पॉजिटिव में, वाई अक्ष नेगेटिव में, मतलब इसका हो जाता है, ये हमारा हो जाता है क्षैतिज तल, ये हमारा क्षैतिज हो गया, ये हमारी हॉरिजॉन्टल हो गई, और ये जो है ये हमारी वर्टिकल हो गई, ये हमारी वर्टिकल वैल्यू हो गई भाई, है ना, ऊर्ध्वाधर वैल्यू हो गई, ऊंचाई की तरफ। अब जरा इसमें समझते हैं। तो ये जो क्षैतिज पे जो यहां पर दर्शाया जाता है, ये हमेशा ही इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। ये हमेशा ही कैसा होगा, इंडिपेंडेंट, जो किसी पर निर्भर नहीं करेगा। और ये जो वर्टिकल में वाई में जो दिखेगा, ये हमेशा ही निर्भर करेगा, ये हमेशा ही एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा, ये हमेशा ही एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा। एक्स अक्ष पे इंडिपेंडेंट, वाई अक्ष पे डिपेंडेंट। अब क्या बात करें भाई, तो चलिए मैं एक बात कर लेता हूं। मैं कह देता हूं मुझे दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचनी है, मुझे दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचनी है। तो मैं दूरी को कहां रखूं, समय को कहां रखूं? तो आप कहेंगे कि यहां पे जो दूरी है ना, ये निर्भर करता है किस पे, समय पे। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो समय है ना, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता भाई, इसकी कोई निर्भरता नहीं है, जबकि ये निर्भर करता है। तो आप खुद बताइए कौन एक्स पे कौन वाई पे। तो भैया जो समय होगा वो एक्स अक्ष पे आ जाएगा, जो दूरी होगा वो कहां आ जाएगा, वाई अक्ष पे आ जाएगा। अब चलिए यहीं से एक मजेदार बात सिखा के ले आता हूं। हमने क्या देखा था कि जो फॉर्मूला होता है P बराबर हमने लिखा था क्या, P बराबर हमने लिखा था y बटा x, P बराबर y बटा x। मतलब क्या समझ में आता भाई कि जो y है वो कौन है, दूरी, x है वो कौन है भैया, समय। तो दूरी बटा समय को ही निर्धारित कर रहा है कौन, P। मतलब ये किसको निर्धारित कर रहा है भाई, चाल। अर्थात कुछ इस प्रकार की बात करूं कि ये जो ग्राफ यहां कुछ बनेगा वो किस बात को हमको समझाएगा भाई, वो चाल के बारे में बात करेगा। जो यहां पे ग्राफ ड्रॉ होगी, जैसे मान लीजिए एक हमने इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइन, ये जो लाइन जो मैंने इसको खींची है, ये किस बात को प्रदर्शित कर रही है, तो ये चाल को। अभी मैंने कहा था ना कि ये कंटिन्यूटी को बताएगा कि लगातार है कि नहीं। तो आप देखिए, ये मुझे किसी ने जब गणना करके दी तो उसने कहा था मुझे कि भाई मेरी जो गाड़ी है वो 0 पर 0 थी, 2 सेकंड पे वो चल गई थी कितना, 2 मीटर। 2 सेकंड पे कितनी चल गई थी, 2 मीटर। अब उसने मुझे कह दिया, तो इसका क्या तात्पर्य मानूं, 1 सेकंड पे कहां होगी, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 1 सेकंड पे ये 1 मीटर पे होगी। उसी प्रकार उसने कहा कि भाई 1 सेकंड पे नहीं है, अब आप मुझे इन दोनों के बीच में 1.5 सेकंड पे बता दीजिए, तो 1.5 सेकंड पे 1.5 मीटर पे होगी। मतलब ये लाइन कहीं पे टूटी नहीं है ना, सीधी गई है। अर्थात क्या होता है कि ये लगातार साइकिल चल रही थी, कभी साइकिल रुकी नहीं, ठीक है। वहीं अगर इसी ग्राफ में यहां जाने के बाद कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाती है, इसका क्या मतलब होता है भाई कि यहां से यहां के बीच में कुछ भी दूरी नहीं है, मतलब यहां से यहां के बीच में वो चला नहीं, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम ग्राफ में समझते हैं कि भैया वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, किस तरीके से। अब इसी ग्राफ में आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, ये, अब इसका मतलब क्या भाई, ये दूरी है और नीचे क्या है भाई, समय। लेकिन ये कैसा चला, पहले ज्यादा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, नीचे। मतलब ये क्या चला है, असमान रूप से चल रहा भाई। ये जो लाल वाला जो दिख रहा है ये कैसा, समान रूप से, ये जो चल रहा है ये असमान रूप से। अर्थात मुझे समझ में आ जाता है ग्राफ देख करके कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये ग्राफ क्या बताने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है, जिसमें क्या समझ में आया भाई कि हमेशा ही एक्स अक्ष पे किसको रखेंगे, समय को। और सबसे अच्छी बात कि हमारे इस चैप्टर के अंदर जो तीनों फॉर्मूलेज जो हमने पढ़े हैं, किसका भाई, चाल, वेग और त्वरण। चाल, वेग और त्वरण, इन तीनों में ही जो समय है वो हमेशा नीचे आता है। कारण भाई कि समय किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, या कुछ यूं कहूं कि समय हमेशा ही नीचे आएगा, अर्थात समय हमेशा ही एक्स अक्ष पे रहेगा। समय हमेशा कहां रहने वाला है, एक्स अक्ष पे। तो वाई अक्ष पे क्या रह जाएगा, यहां दूरी रह सकता है, यहां पे विस्थापन रह सकता है, यहां पर वेग रह सकता है, लेकिन समय हमेशा ही रहेगा। मतलब मुझे 3 ग्राफ पढ़ने, एक दूरी और समय का, एक विस्थापन समय का, और एक वेग और समय का। ठीक है, इन सभी के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहां से हम चर्चा करेंगे कि भैया ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं उसमें हम ये देखने वाले हैं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और क्या क्या चीजों को प्रदर्शित कर रहा भाई। ठीक है, तो यहां पे जरा हम बात कर लेते हैं अपने पहले ग्राफ की। तो हमारे पास एक ग्राफ है जो कि आपको दिख रहा होगा कि यहां पे मुझे समय दिख रहा है और वाई अक्ष पे मुझे दूरी दिख रही है। जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि जो इंडिपेंडेंट है हमेशा एक्स पे, जो डिपेंडेंट है हमेशा वाई पे। हम अभी और भी चर्चा करेंगे, सब में देखिएगा हमेशा ही जो होगा समय नीचे आएगा। तो यहां पे क्या क्या चीज हो रही है जरा देखते हैं। समय को एक्स अक्ष के साथ लिया जाता है, समय को एक्स अक्ष के साथ लिया जाता है और दूरी को वाई अक्ष के साथ। क्यों लिया जाता है, अब देखिए, अब यहीं से हो गई बात खत्म। कैसे भाई, तो हमारी जो बुक में जो बुक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की हम बात करें, उसमें इसी तरीके से ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। अब हमारे दिमाग में काम करता था, हाँ ठीक है यार, होता होगा कुछ समय को रखते हैं ना, तो रख लिया। नहीं भैया, हम साइंस के स्टूडेंट है, ऐसे कैसे मान लेंगे? हमें मानने के लिए बिल्कुल रीजन चाहिए। हम ऊपर से मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में बने हुए हैं, तो भाई अगर मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में बने हुए तो ऐसे थोड़ी आपको जाने देंगे कि भाई लिखा है समय तो लिखा होगा। नहीं भाई, बकायदा उसका रीजन जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि हम यहां पढ़ने नहीं, हम यहां सीखने आते हैं। अगर आप यहां सीखने आते हैं तो सीखने का मतलब यह कि आपको यहां लिखी हर एक छोटी बड़ी चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो, पूरी जानकारी हो, ताकि आप भी कॉन्फिडेंट रहे ना, कॉन्फिडेंटली आप किसी को रिप्रेजेंट कर सके। आप पढ़िए, आप सीखिए उसी प्रकार से कि आप किसी को सिखा सके। तो उसके लिए हर एक छोटी बड़ी बात जाननी होगी, और ये जानना है तो बने रहिए हमारे साथ। हम पूरी चीजों की चर्चा करने वाले भाई। क्या कि एक्स अक्ष को समय रख दे दिया और वाई अक्ष पर क्या दे दिया भाई, दूरी। अच्छा, दूरी समय ग्राफ को बहुत शर्तों के अंतर्गत नियोजित किया जा सकता है। कैसे भाई? जहां वस्तुएं एक समान चाल से असमान चाल से गति करती है, या फिर वो विरामावस्था में रहती। मतलब ये दूरी हो गया, ये समय हो गया। यहां पे तो मुझे दिख रहा है कि ये चल रही है, ये चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन दिखा रही है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये एक समान रूप से चल रही है। ये कैसा चल रही है भाई, एक समान रूप से। ये जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जा रही है, कैसा चलती जा रही है, एक समान रूप से। मतलब ये जो स्लोप जो दिख रहा है, स्लोप जो ढाल जो दिख रहा है, यहां पर एक और बात सीखेंगे, हमें कैसे पता चला कि ये लाइन किस बात को बता रही है। तो यहां पर हमें निकालना होता है ढाल, ढाल जिसको हम कहते हैं क्या भाई, स्लोप। स्लोप क्या बता रही है यहां पे, ढाल क्या बता रही है। तो स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला है, हमेशा रखिए y/x। हमेशा क्या रखेंगे स्लोप में, y/x। तो y में आपको क्या दिख रहा है भाई, y अक्ष पे क्या लिखा है, दूरी, तो आप लिख दीजिए दूरी। x अक्ष पे क्या लिखा भाई, तो x अक्ष पे समय, तो दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय क्या होता है भाई, तो दूरी बटा समय होता है चाल। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया भाई, इसका जो ढाल बता रहा है ये बता रहा है चाल को। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली बढ़े चले जा रहा है, तो इसलिए इस चाल को हम क्या कह लेते हैं भाई, इस चाल को कह लेते हैं एक समान चाल। ये कॉन्स्टेंटली बढ़ते चले जा रहा है ना भाई, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, एक समान चाल। अगर ये ऐसा होता तो मैं इसको कहता, ये जो दूसरा मैंने लाइन फ्रेम करी है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं भाई, ये अगर मैं ऐसा फ्रेम करता हूं तो मैं इसको क्या कहूंगा, असमान चाल। देखिए ना, ये शुरू के यहां तक में इसका जो है ये बढ़ा, फिर यहां से यहां तक में घट गया, फिर यहां से यहां तक में बढ़ा, फिर ये घट गया। तो ये कैसे हो जाता है, असमान। कैसे पता चल रहा है भाई, तो इसका पता करने का तरीका है सबसे पहले कि भैया ये स्लोप क्या बता रही है, तो हमेशा y/x करेंगे। कोई भी ग्राफ हो, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, आगे आने वाले वर्षों में जो भी ग्राफ आपके सामने है, हमेशा स्लोप बताएगी कैसे, y/x से।
y पर देखिए क्या लिखा है, x पर देखिए क्या लिखा है, दोनों को कंपेयर कीजिए। जो रेशियो, जो आपको अनुपात या जो आपको दर मिलेगा, वो दर आपको बताएगा कि भैया इन दोनों की वजह से क्या जो ग्राफ है वो निर्देशित कर रहा है। और ग्राफ में जब ऐसे स्ट्रेट कोई चीज चल रहा है मतलब वो एक समान परिवर्तन है। अगर ये बिल्कुल सीधी रेखा चल रही है मतलब वो एक समान परिवर्तन है। चाहे वो यहां पे आज की तारीख में ये दूरी और समय है तो मैं इसको चाल कह रहा हूं, एक समान चाल। अगर मैं भी यहीं पे बात करना शुरू कर दूं कि ये भैया दूरी नहीं, ये विस्थापन हो गया और ये समय है, तो यही वही चीज रहेगी और ये क्या हो जाएगा भाई, एक समान वेग। मतलब क्या होता है कि भाई यहां पर वैल्यू जो बदलेगी, यहां पर जो वैल्यू आएगा उसको y/x में रखेंगे तो यहां पर जो देखने को मिल रहा है विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय क्या हो जाएगा भाई, विस्थापन बटा समय हो जाएगा हमारा वेग। तो चलिए हम बढ़ते हैं जरा और आगे और जरा ग्राफ्स की बात करते हैं। ये तो समझ में आ चुका होगा कि अगर ये स्ट्रेट जा रही है इसका मतलब ये एक समान है। ये जब स्ट्रेट जा रही है मतलब ये एक समान है। और कौन सी ग्राफ है भाई, तो ये दूरी समय ग्राफ है। इस ग्राफ का क्या नाम है, दूरी समय ग्राफ, क्योंकि ये दूरी और समय के बीच में खींची गई। y अक्ष पे दूरी, x अक्ष पे समय, और समय हमेशा ही x अक्ष पे रहने वाला है। दूसरा बात कर लेता हूं मैं, तो असमान चाल से गतिमान किसी कार की दूरी समय ग्राफ, यह असमान है भाई। कैसे असमान, तो देखिए शुरू के 2 सेकंड में थोड़ा सा परिवर्तन, शुरू के 2 सेकंड में अगर मैं बात करता हूं तो ये रहा उसका दूरी। अगले 2 सेकंड में देखिए इसकी दूरी बदल गई, इतनी ज्यादा दूरी चलने लग गया, ये इतनी ज्यादा दूरी। अगले 2 सेकंड में बात करूं तो ये देखिए ये दूरी बढ़ गई। और अगले ही ये 2 सेकंड का रेफरेंस है भाई, ये अगले 2 सेकंड में मैं बात करता हूं तो ये यहां चली गई, सॉरी ये वैल्यू यहां आ गई। अब आप देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, आप ये अंतराल देखिए, आपको यहां पे अंतराल देखने को मिल रहा होगा। ये जो अंतराल थी बिल्कुल छोटी, ये थोड़ी बड़ी, ये थोड़ी और बड़ी, ये थोड़ी और बड़ी। आप और ऊपर चलिए, आपको और बड़ा दिखने को मिलेगा। बड़ा 2 ही सेकंड रहा हूं, ये बड़ा 2 ही सेकंड है भाई, लेकिन आप देखिए ये कितना ज्यादा चेंजेस आ गया। मतलब ये, अर्थात ये देखिए, ये देखिए ये कितनी बड़ी लाइन हो गई। यानी ये सभी पर्पल लाइनों का आप देखेंगे तो सबसे छोटी बिल्कुल इतनी, बिल्कुल डॉट सी थी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, बड़ी, बड़ी और बड़ी होगी। अगले 2 सेकंड में ही आप देखेंगे तो ये देखिए परिवर्तन, ये और बड़ी लाइन हो गई। अर्थात क्या समझ में आता है कि समय में समान परिवर्तन हो रहा है। देखिए 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, 2 2 2 2, आप कहेंगे 2 2 2 तो दिख नहीं रहा है, कैसे कर रहे हो, तो भैया देखो 0 से 2 तो 2 सेकंड ही होता है ना। 2 से 4 का मतलब क्या होता है भाई, 4 - 2, 2 ही सेकंड ना। 4 से 6 सेकंड मतलब कितना, 2 ही सेकंड। 8 से 6 मतलब 2 सेकंड, 10 से 8 मतलब 2 सेकंड, 12 से 10 मतलब 2 सेकंड। यानी 2 सेकंड में यहां पर देखें तो ये परिवर्तन छोटा है, ये परिवर्तन बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, ये बहुत बड़ा हो गया। अर्थात ये जो चल रहा है, ये जो ग्राफ जो शो कर रहा है, अगर ऐसे दिख रहा है आपको तो ये कैसा चल रहा है भाई, ये असमान रूप से चल रहा है। ये कैसा चल रहा है, असमान से। तो मतलब असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति जो होती है वो ग्राफ एक वक्र रेखा होती है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। एक समान के लिए जो हमने बनाया था वो आपको ध्यान में है कि वो ऐसी बनी थी, जो रेड कलर में दिख रही है वो एक समान के लिए भाई। लेकिन ये एक समान नहीं है, ये कैसा भाई, असमान। तो असमान है तो देखिए कर्व में चल रही है, ये घूमी हुई चल रही है। तो मतलब असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। अच्छा, समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। जैसे यहां पे दूरी दर्शाया है, अगर वेग की बात करते तो y अक्ष पे क्या दर्शाते भाई, वेग को दर्शाते। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब अगर वो एक समान से चलेगी तो वस्तु अगर मान लीजिए एक समान वेग से चल रही है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब हम किसकी बात करेंगे भाई, वेग समय की। अभी हम किसकी बात करें, अभी हम बात करें दूरी और समय की, अभी हम बात करें विस्थापन और समय की। वेग समय में ये चेंजेस नहीं आएंगे। उसी प्रकार से वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिणाम को बताता है। तो जरा ये नीचे के जो 2 पॉइंट्स है, जरा इनकी हम चर्चा कर लेते हैं और उसको जरा समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहां पे ये कहना चाह रहे हैं भाई कि अगर यहां पर वेग है और यहां पर समय है, क्या है यहां पे वेग और यहां पे समय,
तो अगर इसके हाइट में कोई परिवर्तन नहीं तो देखिए वेग कैसा भाई, एक समान वेग। आप पहले सेकंड पर भी देखें, पहले आवर्स में भाई, पहले आवर में भी देखा तो आप 40 किलोमीटर पर आवर भी चल रहे थे। आपने दूसरे सेकंड पर भी देखा तो आप कितने से चल रहे, 40 किलोमीटर पर आवर से। आपने तीसरे सेकंड पर देखा तो 40 किलोमीटर पर आवर, यहां पर भी देखेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप एक बात बताइए, आपको जैसा कि हमने सिखाया हुआ है, ये हो गया T1, ये हो गया T2। तो T1 पे जो वेग होगा वो हो जाएगा u, और जो T2 पे होगा वो क्या होगा v। तो u का भी मान कितना है 40 और v का भी मान कितना है 40। तो जो भाई होता है हमारा क्या, वेग में परिवर्तन। यहां से सिर्फ कैलकुलेट करता हूं, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या होती है भाई, तो आप कहेंगे वेग में परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब क्या कर दूं मैं, तो अंतिम वेग मतलब v, प्रारंभिक वेग मतलब u। अंतिम वेग यहां पर है 40, प्रारंभिक वेग ही भी है 40, मतलब बचा कितना, शून्य। कितना बचा भाई, 0, कुछ नहीं बचा। क्यों, क्योंकि हाइट में नहीं परिवर्तन हुआ ना। हाइट में कुछ परिवर्तन होता, मान लीजिए यहां पे आते आते ये v यहां हो जाता इस पॉइंट पे, तो ये देखिए हाइट में परिवर्तन हो जाता, v की वैल्यू 50 हो जाती, u की वैल्यू 40 हो जाती, तो परिवर्तन दिखता। यहां कोई परिवर्तन नहीं। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं भाई, इसी चीज को हमने कहा था कि ये जो पॉइंट होता है यही होता है क्या, एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ समय वेग ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता भाई, बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अभी यहां पर ये जो घेरा हुआ एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया किस बात को बताएगा भाई, तो एरिया जो हमको बताएगा है ना, हम उसकी और बात कर ले तो हमें पता चलता है कि यहां पर जो एरिया है उसको, और जो स्लोप, मतलब देखिए दो चीजें, एक तो स्लोप की बात करती, तो स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, y/x, है ना, कैसे निकालते हैं, y/x। तो y क्या है भाई, यहां पे y है वेग, x क्या है यहां पे, तो x है समय। तो आपको पता है वेग बटा समय क्या हो जाता है, त्वरण। तो मतलब स्लोप तो इसका त्वरण बताएगा। त्वरण मतलब क्या, त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं, तो इसका त्वरण कैसा हो गया, तो भाई इसका त्वरण जो है, ये जो त्वरण होगा वो कैसा हो गया भाई, शून्य। इसका त्वरण जो है शून्य, क्योंकि यहां पे कोई स्लोप नहीं बन रहा है, कोई कोण नहीं बन रहा है, तो ये शून्य हो गया भाई। मतलब इसमें ये जो है, इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। अब हम बात कर लेते हैं भाई इसमें एक और पॉइंट की, वो हम कह रहे हैं क्या, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल के लिए आपको यह दिख रहा होगा कि ABCD एक आयत है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है भाई, ये जो ABCD है पूरा क्या है, आयत है ना। क्षेत्रफल किसका निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा ABCD आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ये होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कीजिए ना, यहां पे कर दीजिए क्या है, लंबाई मतलब क्या, लंबाई मतलब हो गया भाई मान लीजिए AB, और चौड़ाई का मतलब क्या हो गया भाई, ये AC। अब आप बताइए AB की जगह पे क्या लिखूं, लंबाई की जगह पे क्या लिखूं, तो आप कहेंगे लंबाई की जगह पे समय। और आपसे पूछा जाए AC, ये हाइट क्या है भाई, तो हाइट है वेग, तो ये हो गया वेग। अगली लाइन और लिखता हूं मैं, समय इनटू विस्थापन, वेग को खोल देता हूं भाई, विस्थापन बटा समय। ये वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये समय से समय कट गया, क्या बचा, विस्थापन। क्या बचा, विस्थापन। अर्थात यहां से यह समझ में आता है कि जो क्षेत्रफल होगा, जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, वो क्षेत्रफल किसको बताने वाला भाई, तो वो क्षेत्रफल बताने वाला है हमारे विस्थापन को। यहां पे जो स्लोप है वो बता रहा है त्वरण को, और जो इसका क्षेत्रफल है वो बता रहा है विस्थापन को। स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, y/x, और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो मतलब यह समझ में आता है कि जो इसका एरिया कवर्ड होगा वो क्या बताएगा, विस्थापन को। इसमें स्लोप कितना होगा, शून्य। स्लोप शून्य है मतलब हरेक समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन भी शून्य है। वेग में परिवर्तन शून्य है मतलब वेग नियत है, फिक्स है, बदल ही नहीं रहा ना भैया, परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब नियत है, कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं
थोड़ा और इसके में ही और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई किस प्रकार से, जैसे यहां पर जैसे वहां पर अभी आपको देखने को मिला था कि ये तो आपको एक आयताकार दिख गया था, यहां पे आपने क्षेत्रफल निकाल लिया था। अब आपके पास स्लोप है, यहां पर स्लोप है, देखिए ये ढाल है। अब यहां पर हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो यहां पर क्षेत्रफल के लिए अगर मैं सिंपली मैं बात कर लेता हूं, मैं इस फिगर की सिर्फ और सिर्फ बात कर लेता हूं, जो ट्रायंगल दिख रहा है, तो मैं ट्रायंगल से भी एक बार कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं कि यहां पे क्या निकलेगा भाई। अब इस त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता होता क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो जब यहां पे हाफ आधार गुणे ऊंचाई करते हैं तो हाफ तो देखिए वो नंबर का खेल है भाई, है ना, वो मार्किंग्स जो नंबर होगा उसको कम या ज्यादा करेगा, मुझे नंबर से विशेष मतलब नहीं है, हमें उसकी इकाई से मतलब है। तो यहां पे आधार क्या है? तो ये आधार देखिए AD, आधार का मतलब क्या भाई? AD, तो ये हो गया AD गुणे हाइट क्या है भाई? तो ED। तो हाफ AD का मतलब क्या? आधार का मतलब क्या? तो आधार का मतलब हो गया समय, और ED का मतलब क्या भाई? ऊपर, तो ऊपर हो गया ये वेग। तो देखिए ये हाफ वाले से मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये नंबर को कम या ज्यादा करेगा ना भाई, मुझे तो इससे मतलब था समय इंटू वेग से। तो समय इंटू वेग का मतलब क्या भाई? तो समय को ऐसे ही रखिए, या हाफ को क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि नंबर से काम नहीं है। वेग क्या हो जाता है भाई? वेग हो जाता है आपका विस्थापन बटा समय। आप यहां पर फिर से देख लीजिए तो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, ये समय से समय कट गया, बचा क्या? तो विस्थापन। अर्थात जो मैंने अभी आपको सिखाया था कि क्षेत्रफल हमेशा किसको बताएगा? विस्थापन को। अब चलिए इसमें भी आप स्लोप निकाल के देख लीजिए, स्लोप ढाल। तो स्लोप क्या होगा भाई? y अपॉन एक्स, y पे क्या है? वेग, x में क्या है? समय। तो वेग बटा समय क्या होता है? त्वरण। ठीक, सेम आया। अब वो ट्रायंगुलर सरफेस बन रही हो या फिर वो ऐसा रेक्टेंगुलर बन रही हो, आयताकार बन रही हो, फर्क नहीं पड़ता भाई। हमेशा ध्यान में रखेंगे आपको स्लोप कैसे निकालना है, आपको एरिया कैसे निकालना है, क्योंकि ग्राफ बदलेगा, वैल्यूज बदल जाएंगे, है ना। खैर 9th क्लास तक में कुछ नहीं बदल रहा है, बट हाँ हायर क्लासेस में भी जाएंगे तो यही दो कैलकुलेशन की जाती है ग्राफ से। एक कैलकुलेट की जाती है उसकी स्लोप और दूसरी कैलकुलेट की जाती है उसका एरिया। तो वहां पे एरिया किस बात को प्रदर्शित करेगा? आप ऐसे निकालेंगे। वहां पे स्लोप किस बात को प्रदर्शित करेगा? तो y अपॉन x करके निकालेंगे। तो यहां से हमको समझ में आ जाता है भाई कि ग्राफ में किस तरीके से हम वैल्यूज को कवर करते हैं। जैसे एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग, वहां पे क्या था भाई? त्वरण नहीं हो रहा था ना। यहां पे जब हम बात करते तो त्वरण नहीं हो रहा था, है ना, लेकिन यहां पे त्वरण हो रहा है, और वो भी कैसा त्वरण हो रहा है? एक समान त्वरण हो रहा है, मतलब वेग में परिवर्तन की दर समान है। ठीक है, जो वो 10 से 20 सेकंड में जितना परिवर्तित हुआ, 20 से 30 में भी उतना ही परिवर्तन होगा। देखिए 10 से 20 में जो परिवर्तन है कितने का हुआ भाई? 20 किलोमीटर का। उसी प्रकार से जब आप 20 से 30 में चलेंगे तो आप देखिए 20 में कहां है भाई? यहां, और अगर आप 30 में बात करेंगे तो ये मिड सेक्शन पे यहां, फिर से भाई 20, मतलब 35 से 45, यानी यहां से यहां तक का डिफरेंस 20, यहां से यहां तक का भी डिफरेंस 20, मतलब एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। तो इसको हम कह लेते हैं क्या भाई? इसको हम कह लेते हैं एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। ये है भैया हमारा वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है कि ग्राफ्स किस प्रकार से बनाते हैं, क्या वैल्यूज वो इंडिकेट करती है। तो अब जरा देख लेते भाई कि असमान रूप से अगर वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, है ना। जैसे हमने क्या देखा था भाई? हमने देखा था एक समान दूरी में परिवर्तन, फिर देखा असमान दूरी में परिवर्तन, फिर हमने देख लिया क्या? एक समान त्वरित गति, मतलब एक समान वेग में परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं असमान जो है गति में परिवर्तन। ठीक है, असमान गति में वेग में परिवर्तन। तो अगर हम असमान रूप से गति में परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा भाई? असमान का मतलब क्या सिखाते हैं हमें? कि ये वेरिएट करेगा। कैसे? ये देखिए शुरू से यहां तक में ये बढ़ा, फिर अगले ये 4 से 10 तक, 4 तो नहीं बेसिकली, ये अगर बीच में आते तो ये 6 हो जाएगा, 6 से 10 आने में ये घट गया, फिर ये 10 से 14 जाने में बढ़ा, फिर ये घटा। मतलब ये क्या करिए? तेज चल रही गाड़ी, फिर धीरे आ रही, फिर तेज चल रही, फिर धीरे हो रही। ठीक है, तो ये असमान रूप से चल रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? असमान गति में वेग में परिवर्तन। मतलब असमान गति में वेग में परिवर्तन के साथ
परिवर्तित होता है, मतलब समय के साथ परिवर्तित होता है। कैसा? असमान। ठीक है, असमान रूप से परिवर्तित होता है, बराबर नहीं, एक समान रूप से नहीं। अगला क्या भाई? इसका मान विभिन्न समयों पर विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। भाई यहां पर देख रहे 6 पर इसका मान जो है, ये अगर मैं 20 और 30 के बीच में 1 2 3 4 5 है ना, तो मतलब 5 यानी 2 2 का हो गया, यानी ये 24 है। ठीक है, कहां पे? 6 पर इसका मान 24 है। अब 8 पे आते हैं तो 8 पे इसका मान जो हो गया भैया 20 हो गया। अगर हम और आगे थोड़ा सा बढ़कर के आते हैं तो भाई यहां पर देखिए इसका मान और घट गया, मतलब अलग अलग बिंदुओं पर इसका मान जो है अलग अलग है। या यूं कहूं, हर एक टाइम इंटरवल में इसका मान जो है वो बदल जा रहा है। हर एक टाइम इंटरवल में इसका जो मान है वो बदल रहा है भाई, है ना। यहां से यहां तक मैं इतना ऊपर चढ़ा, यहां से यहां तक मैं घट गया, फिर और थोड़ा सा चढ़ा, बहुत सारा घट गया। तो मतलब हर एक टाइम पे अलग अलग है। मतलब किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता, हमेशा परिवर्तन हो रहा है। देखिए शून्य नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है यहां से यहां तक आकर के ऐसा हो जाता, अगर स्ट्रेट लाइन बन जाता तो ये शून्य हो जाता। तो ऐसा नहीं है भाई, ये हमेशा ही क्या होते रह रहा है, ये हमेशा ही बदलते रह रहा है। तो भाई यहां तक में आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफीय विधि है, या यूं कहूं कि मतलब ग्राफ से किस तरीके से हम चीजों को प्रदर्शित करते हैं, वो देख चुके हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भाई क्योंकि इसी के बेसिस पे हम गति के समीकरण अब हम पढ़ने वाले हैं, और उसमें हम इसी के बेसिस पे देखने वाले हैं क्या, तो इसी के बेसिस पे देखने वाले हम प्रूफ्स। ये ग्राफ से खेलना आ गया तो बड़ा मजेदार हो जाएगा भाई, बहुत आसान हो जाती है चीजें, सिर्फ अभी के लिए नहीं, आगे होने वाली क्लासेस के लिए भी। तो अभी के लिए आप अपने सर्च मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च कीजिए सर्च बॉक्स में जाकर के, जहां पर आपको मिल जाता है आपके सभी कोर्सेस। सपोज आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं, एनटीएससी की प्रिपरेशन करें या फिर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं, आप सभी के कंटेंट्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने टैप किया, आपकी क्लासेस ओपन हो जाती हैं। अगर आप 9th क्लास से हैं, 9th क्लास पे टैप कीजिए, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। जहां पे आप वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको यहां पर आपके पूरे कंटेंट्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें हर चैप्टर के पूरी फोल्डर के अंदर सभी वीडियोस डले हुए हैं। मतलब आपके कॉन्सेप्ट वीडियोस, आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत कुछ। तो आप यहां से टैप करके अपने सभी चैप्टर्स को इजीली पढ़ सकते हैं भाई। और आप जैसे ही वीडियो को प्ले करते हैं, इस तरीके से आपका वीडियो प्ले होता है, जहां पे आप बिल्कुल पॉज ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यहीं से आप नेक्स्ट वीडियो टैप करके अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए लेकर के आया है फ्रॉम क्लास 6 to 12th फ्री एजुकेशन। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस दोस्तों को शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है आपके लिए क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी से और आगे कुछ और समाधानों के साथ में। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।